कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम एंटोनियो है। वह जापान के एक छोटे से घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। दरअसल क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते एंटोनियो 3 साल जेल में रहकर आया था। कभी वह एक चैंपियन किक बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। कभी वह डिलीवरी का काम करता तो कभी साफ सफाई का। उसके पास फोन तक नहीं था और पैसों के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। आखिरकार एंटोनियो को एक पार्किंग लॉट में केयर टेकर की नौकरी मिल गई। वहाँ पहले एक बूढ़ा आदमी काम करता था जो हाल ही में नौकरी छोड़कर चला गया था। अब उसकी जगह एंटोनियो को रख लिया गया। यहाँ उसका काम बस आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखना था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह एंटोनियो से ऐसे बातें करने लगती है जैसे दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हो। लड़की लगातार बोले जा रही थी। तभी एंटोनियो को एहसास हुआ कि वह अंधी है। दरअसल लड़की को लगा कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जिससे वह अक्सर बातें किया करती थी। लड़की अपने बैग से कुछ खाने की चीजें निकालकर एंटोनियो को दे देती है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि उसके सामने बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि कोई और है। तब एंटोनियो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, वो बूढ़े अंकल अब यहाँ काम नहीं करते, उनकी जगह मुझे रखा गया है। लड़की मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। मुझे तो लगा था कि वह खाना वापस ले लेगी, लेकिन शी इज क्वाइट नाइस। हालांकि एंटोनियो वह खाना उसे वापस कर देता है। बातों बातों में लड़की बताती है कि वह अक्सर उस बूढ़े आदमी के साथ यहीं बैठकर टीवी शो देखा करती थी। दोनों खाते पीते बातें करने लगे और साथ में टीवी शो भी देखने लगे। कुछ देर बाद लड़की बाहर निकलती है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। वह बारिश में भीगते हुए खुशी से झूमने लगती है। यह देखकर एंटोनियो उसे अंदर बुलाता है और मजाक में कहता है, ज्यादा भीगोगी तो आंखों के साथ नाक भी बंद हो जाएगी। दोनों केबिन के अंदर बैठकर फिर से टीवी शो देखने लगते हैं। एंटोनियो लड़की की सुनने की क्षमता देखकर हैरान रह जाता है। जाते समय लड़की उसे एक ब्रेड बन देती है और बाहर रखे छोटे से ऑलिव प्लांट में रोज पानी डालने की जिम्मेदारी भी उसे सौंप देती है। इसके बाद एंटोनियो नहाने चला जाता है। यह कमरा पहले उसी बूढ़े आदमी का था और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। वह जल्दी जल्दी थोड़ा सामान समेटा है, लड़की का दिया हुआ ब्रेड बन खाता है और फिर बाहर जाकर उस प्लांट में पानी डाल देता है। अगली सुबह लड़की अपने लिए नाश्ता बना रही होती है। वह अकेली रहती है। अंधी होने के बावजूद अपने सारे काम खुद करती है। इतना ही नहीं, वह एक कॉल सेंटर में भी नौकरी करती है। कई बार कस्टमर उसे अपनी बातों से परेशान कर देते हैं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। हालांकि उसका बॉस बहुत घटिया इंसान था। वह हमेशा लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, लेकिन अपनी नौकरी खोने के डर से लड़की यह बात किसी को भी नहीं बता पाती। इधर एंटोनियो अपने पुराने बॉक्सिंग क्लब पहुंचता है। कभी यही उसकी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उसे क्लब से निकाल दिया गया था। आज वह सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। उसका कोच जिम उसे दोबारा रिंग में लौटने के लिए कहता है, लेकिन एंटोनियो हिचकिचाते हुए मना कर देता है। तभी क्लब का मालिक भी ग्लव्स लेकर उसके पास आ जाता है। वह भी चाहता था कि एंटोनियो फिर से फाइट करे, लेकिन एंटोनियो साफ कह देता है कि वह सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया है। अब उसका दोबारा बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद एंटोनियो एक पीसीओ से एक महिला को फोन करता है। वह उसी आदमी की विधवा थी जिसकी मौत के लिए एंटोनियो खुद को जिम्मेदार मानता था। एंटोनियो ने उस महिला से माफी मांगने के लिए कॉल किया, लेकिन उसने कहा कि वह उसे पहले ही माफ कर चुकी है। अब बार बार फोन करके उसे परेशान न करे। उसी रात एंटोनियो पार्किंग लॉट में अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसने देखा कि वही ब्लाइंड लड़की उसकी तरफ आ रही है। मन ही मन वह सोचने लगा, आजा, इधर ही आजा, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। लगता है उसकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि लड़की सीधे केबिन की तरफ ही आ गई। एंटोनियो ने मुस्कुराते हुए पिछली बार वाला लंच बॉक्स उसे वापस किया और थैंक यू कहा। तभी लड़की को पास रखे ऑलिव प्लांट के फूलों की खुशबू आने लगी। दोनों फिर से केबिन के अंदर बैठकर टीवी शो देखने लगे। अचानक लड़की ने अजीब सी स्मेल महसूस की और एंटोनियो से खिड़की खोलने के लिए कहा। उसे लगा कि शायद वह एक्सरसाइज करके आया है, इसलिए उसके शरीर से पसीने की स्मेल आ रही होगी। लेकिन जब एंटोनियो ने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि बदबू उसके पुराने जूतों से आ रही थी। बेचारा थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वैसे भी उसके जूते इतने पुराने हो चुके थे कि उन्हें बदलने की सख्त जरूरत थी। कारी ब्लाइंड थी, इसलिए उसकी बाकी सारी सेंस काफी तेज थी। तभी उसने टीवी शो की हीरोइन के बारे में पूछते हुए कहा, क्या वो बहुत सुंदर है? एंटोनियो ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और बोला, उसने बिल्कुल तुम्हारी जैसी ईयररिंग पहनी हुई है। हालांकि वह झूठ बोल रहा था, लेकिन यह सुनकर कारी खुश हो गई। इसके बाद उसने एंटोनियो को खाने के लिए कुछ आड़ू दिए और पहली बार अपना परिचय दिया। उसका नाम कारी काशीवागी था। दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया
और अपने अपने रास्ते निकल गए। जाते जाते कारी ने कहा कि वह अगले हफ्ते फिर आएगी। ये सुनते ही एंटोनियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कारी घर पहुंचकर खाना खा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि बाथरूम का फर्श पूरी तरह गीला है। उसने ड्रेनेज चेक किया जहां कोई कपड़ा फंसा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से नीचे गिर पड़ी। इधर एंटोनियो अगले हफ्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद कारी फिर से पार्किंग लॉट पहुंच गई। आते ही उसने एंटोनियो के नए जूतों को नोटिस कर लिया। दोनों ने फिर साथ बैठकर टीवी शो देखना शुरू किया। टीवी शो में हीरोइन हीरो से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। तभी कारी ने एंटोनियो से पूछा, वैसे वो हीरो कैसा दिखता है? एंटोनियो ने जवाब दिया, हैंडसम तो है लेकिन थोड़ा प्ले बॉय टाइप का है। फिर कारी ने अचानक उससे पूछ लिया, और तुम, क्या तुम हैंडसम हो? सच सच बताना। अब यह सवाल ऐसा था जिसका जवाब देना किसी भी लड़के के लिए आसान नहीं होता। एंटोनियो की बोलती ही बंद हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह हैंडसम है या बिल्कुल एवरेज। उसकी चुप्पी देखकर कारी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी सूरत से ज्यादा सीरत मायने रखती है। बस यही वो पल था जब एंटोनियो पूरी तरह कारी के प्यार में पड़ चुका था। कुछ देर बाद कारी बिना किसी गाड़ी के घर के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वहां से भाग गई। उसके पैर में काफी चोट लग गई। एंटोनियो उसे सहारा देकर घर छोड़ने चला गया। रास्ते में कारी ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन एंटोनियो ने अपना नाम नहीं बताया। उसे लगा कि उसका इंग्लिश नाम सुनकर पता नहीं कारी क्या सोचेगी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो कारी हंसते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हें ओल्ड मैन ही बुलाऊंगी। बस से उतरने के बाद कारी से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए एंटोनियो ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। कारी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि उसका घर काफी ऊंचाई पर है, लेकिन प्यार में पड़े एंटोनियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले गया। घर पहुंचने के बाद कारी ने उससे बाथरूम के ड्रेनेज में फंसा कपड़ा निकालने में मदद मांगी। जैसे ही एंटोनियो ने वह कपड़ा बाहर निकाला, उसे पता चला कि वह कारी की इनर वियर थी। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। बात बदलने के लिए कारी ने एंटोनियो को एक कॉन्सर्ट की टिकट देते हुए कहा, थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करना। लेकिन एंटोनियो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसकी खामोशी देखकर कारी समझ गई कि शायद उसकी जिंदगी में कोई दोस्त है ही नहीं। अब एंटोनियो ने हिम्मत जुटाकर कारी को अपने साथ कॉन्सर्ट चलने के लिए पूछ ही लिया। कारी ने भी बिना देर किए हाँ कर दी। कॉन्सर्ट वाले दिन कारी बड़े प्यार से तैयार होने लगी। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ड्रेस पहने। काफी देर तक सोचने के बाद उसने आखिरकार अपनी पसंद की ड्रेस पहन ली। दोनों साथ में कॉन्सर्ट देखने पहुंचे। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। कारी ने बताया कि वह पहले अपने मम्मी पापा के साथ अक्सर इसी रेस्टोरेंट में आया करती थी जब वे जिंदा थे। खाना खाते समय गलती से थोड़ा खाना उसकी ड्रेस पर गिर गया। फिर कारी ने अपनी जिंदगी के बारे में एंटोनियो को बताना शुरू किया। उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी, यानी मूर्तियां बनाने का काम करती थी। अब कारी एंटोनियो की लाइफ के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन भाई साहब का मौन व्रत अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं एक डिलीवरी मैन हूँ, क्योंकि कारी अभी भी उसे बूढ़ा आदमी समझती थी। इसलिए उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या बच्चे भी हैं? लेकिन इस बार भी एंटोनियो चुप ही रहा। कुछ देर बाद एंटोनियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके पीछे गया और सबसे पहले उससे माफी मांगी। आखिरकार उसका मौन व्रत भी टूट गया। उसने पहली बार अपना पूरा परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम एंटोनियो है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं पहले किक बॉक्सर था, लेकिन कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से हाल ही में 3 साल की जेल काट कर आया हूँ और लोगों से बातें करने में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। इतना सुनने के बाद कारी कुछ पल तक शांत खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन ऑफिस में कारी को उसके बॉस ने अपने केबिन में बुलाया और उसे एक गिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन कारी ने मना करते हुए कहा, आप मुझे पहले ही कॉन्सर्ट की टिकट दे चुके हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसका बॉस जबरदस्ती करने लगा। उसने बताया कि बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत नेकलेस है। दरअसल वह महंगे गिफ्ट का लालच देकर कारी को डेट पर ले जाना चाहता था, ताकि उसकी मजबूरी का फायदा उठा सके। तभी केबिन में एक दूसरी कर्मचारी आ गई। उसने बताया कि किसी कस्टमर को तुरंत कारी से बात करनी है। ये सुनते ही कारी वहाँ से निकल गई और बॉस की चाल फिलहाल नाकाम हो गई। उधर एंटोनियो अपने पुराने कोच और क्लब के मालिक से मिलने पहुंचा। दोनों फिर से उसे किक बॉक्सिंग में वापसी करने के लिए समझाने लगे। उसके कोच को एंटोनियो की फाइटिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि अगर वह दोबारा मेहनत से प्रैक्टिस करे तो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। कोच खासकर उसके अंडरग्राउंड टूर्नामेंट वाले प्रदर्शन से बहुत प्रभावित था, इसलिए वह चाहता था कि एंटोनियो दोबारा क्लब ज्वाइन कर ले। लेकिन एंटोनियो ने बताया कि 3 साल पहले वह एक गैंगस्टर था। वह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, जिसे सुकुम नाम का एक खतरनाक गुंडा चलाता था। सुकुम बेहद निर्दयी इंसान था। जो लोग उसका उद्धार समय पर वापस नहीं करते थे, वह उन्हें बेरहमी से मारता और तरह तरह की यातनाएं देता था। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। एंटोनियो उसी के लिए लोगों की पिटाई करता था और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलता था। लेकिन एक दिन इसी काम के दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे 3 साल की जेल हो गई। एंटोनियो को अपने किए की सजा के तौर पर पूरे 3 साल जेल में बिताने पड़े। उसकी पूरी कहानी सुनकर उसका कोच और क्लब का मालिक भी कुछ देर के लिए खामोश हो गए।
इसके बाद एंटोनियो एक अनाथ आश्रम पहुंचा। बचपन में वहीं उसकी परवरिश हुई थी। वहीं की एक नन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। नन ने एंटोनियो को देखते ही पूछा, तो क्या तुमने उन बुरे लोगों के लिए काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया? जवाब में एंटोनियो ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टैटू हटवा दिया था। ये इस बात का सबूत था कि अब उसका उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं बचा। यह देखकर नन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने बच्चों के हाथों से बना हुआ एक छोटा सा हेयर बो एंटोनियो को देते हुए कहा, जिसे तुम पसंद करते हो उसे यह दे देना। बस उम्मीद करती हूँ कि वो कोई लड़का न हो। यहीं हमें पता चलता है कि एंटोनियो और सुकुम दोनों इसी अनाथ आश्रम में साथ साथ बड़े हुए थे। बचपन से ही सुकुम एंटोनियो से कहा करता था, अच्छे लोग हमेशा कमजोर होते हैं, इसलिए बुरा इंसान बनना ही सबसे सही है। उधर कारी जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बॉस पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। वह जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस गया और पूरे घर में इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि कारी ने उसका दिया हुआ गिफ्ट अभी तक खोला भी नहीं था। इसके बाद उसने खुद ही बॉक्स खोला और जबरदस्ती कारी के गले में नेकलेस पहना दिया। धीरे धीरे उसकी हरकतें और भी घटिया होती चली गईं। वह कारी के साथ बदतमीजी करने लगा। खुद को बचाने की कोशिश में कारी नीचे गिर पड़ी। उसने अपना इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन तभी सही समय पर एंटोनियो वहाँ पहुँच गया। उसने आते ही बॉस की जमकर पिटाई शुरू कर दी। गुस्से में उसने उसकी एक उंगली तक तोड़ दी और सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर दोबारा कारी के पास भी दिखाई दिया तो अगली बार सिर्फ उंगली नहीं टूटेगी। हालांकि कारी बार बार एंटोनियो से उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन उस वक्त एंटोनियो का गुस्सा किसी के काबू में नहीं था। थोड़ी देर बाद कारी ने एंटोनियो से पूछा, तुमने मेरे बॉस को क्यों मारा? अब मेरी नौकरी चली जाएगी। एंटोनियो ने शांत होकर कहा, ऐसी जगह तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कारी ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे, अंधे लोगों को नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता है। यह सुनकर एंटोनियो फिर से भावुक हो गया। उसने कारी से वादा किया कि आज के बाद उसकी हर जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा। उस रात पार्किंग लॉट में ड्यूटी करते हुए भी एंटोनियो का ध्यान बार बार कारी की तरफ ही जा रहा था। वह बस उसी के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों बाद कारी फिर से पार्किंग लॉट आई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद दोनों साथ में एक छोटी सी ट्रिप पर निकल गए। समुद्र किनारे बनी खूबसूरत विंड मिल्स के पास दोनों ने साथ में खूब समय बिताया। वहीं एंटोनियो ने बताया कि बचपन में वह अक्सर अपनी माँ के साथ इस जगह आया करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई, जबकि वह किसी तरह बच गया। तभी कारी ने उससे समुद्र किनारे से एक सी ग्लास लाने के लिए कहा। एंटोनियो काफी देर तक ढूंढने के बाद एक बेहद खूबसूरत और चिकना सी ग्लास लेकर आया। यह देखकर कारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी इतनी परवाह करता है। वापस आने के बाद एंटोनियो ने दोबारा बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इधर वह कारी के लिए एक छोटा सा पपी भी लेकर आया। दोनों ने मिलकर उसका नाम सकू रखा। धीरे धीरे दोनों एक साथ रहने लगे और उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गई। एक दिन एंटोनियो ने कमरे की खिड़की खोल दी ताकि कारी को धूप की गर्माहट महसूस हो सके। तभी कारी ने उसे अपने पास बैठाया और अपने हाथों से उसका चेहरा छूकर महसूस करने लगी। फिर उसने कहा, मेरी आंखों में देखो। लेकिन एंटोनियो शर्माने लगा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और उन्होंने एक दूसरे को किस किया। जेल से बाहर आने के बाद एंटोनियो की जिंदगी का यह दूसरा सबसे खूबसूरत पल था। अब एंटोनियो ने पूरी मेहनत के साथ चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी। वहीं कारी ने भी अपना पुराना स्कल्पचर का काम फिर से शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से कई खूबसूरत कप और मग बनाए। दोनों अपने छोटे से घर में सकू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हर रात किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के बाद कारी अपने हाथों से एंटोनियो की मसाज करती। एक दिन मसाज करते हुए उसने उसके हाथ पर बने निशानों के बारे में पूछा। एंटोनियो ने झूठ बोल दिया, ये बस जलने के निशान हैं। कारी मजाक में बोली, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी मसाज वाली बनकर नहीं रहना चाहती। इस पर एंटोनियो मुस्कुराया और उससे वादा किया कि बहुत जल्द वह उसके लिए एक स्कल्पचर शॉप खुलवाएगा। कुछ समय बाद एंटोनियो अपनी अगली किक बॉक्सिंग फाइट शानदार तरीके से जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बचपन का दोस्त और पुराना बॉस सुकुम वहीं उसका इंतजार कर रहा है। सुकुम ने आते ही एंटोनियो के कोच की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ने ही वाला था, लेकिन एंटोनियो ने अपने कोच को शांत रहने के लिए कहा। अब वह किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। अगले दिन कारी एंटोनियो को अपने माता पिता की कब्र पर लेकर गई। वहाँ उसने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताया। उसने कहा, 4 साल पहले मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ड्राइव पर निकली थी। तभी मैंने एक बिल्डिंग में किसी इंसान को आग में जलते हुए देखा। मेरा ध्यान सड़क से हट गया और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसी हादसे में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और मैंने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। ये सुनते ही एंटोनियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कब्र पर लिखी तारीख देखी और उसका दिल बैठ गया। यही वह दिन था जब सुकुम के कहने पर उसने एक आदमी को उसी बिल्डिंग में जिंदा जला दिया था। यानी जिस हादसे ने कारी की पूरी जिंदगी बदल दी, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं एंटोनियो की ही गलती से हुई थी। अब एंटोनियो खुद को कारी की आंखों की रोशनी छीनने और उसके माता पिता की
मौत का जिम्मेदार मानने लगा। वह इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। गिल्ट में डूबा एंटोनियो पूरी तरह टूट गया। उसने अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन अचानक कारी की आंखों में तेज दर्द होने लगा। उधर सुकुम फिर से एंटोनियो के पास आया और उसे एक बड़े इल्लीगल अंडरग्राउंड मैच का ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर वह यह मैच जीत गया तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन एंटोनियो ने साफ मना कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो कारी वहां नहीं थी। घबराकर वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। अच्छी बात यह थी कि कारी पूरी तरह सुरक्षित थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी पसलियों में तेज दर्द उठने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि कारी की आंखों का रेटिना धीरे धीरे अलग हो रहा है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी बची हुई थोड़ी बहुत रोशनी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। हालांकि डॉक्टर ने एक उम्मीद भी दी, अगर समय रहते सर्जरी हो जाए तो कारी की आंखों की रोशनी वापस आने की संभावना थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कारी को इस बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कभी एंटोनियो को नहीं बताया। ये सब जानने के बाद एंटोनियो सीधे अनाथ आश्रम में नन के पास पहुंचा। नन ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे एक म्यूजिक बॉक्स बना रहे हैं, अपना पसंदीदा गाना बताओ, तुम्हारे लिए भी एक बनवाना है। लेकिन एंटोनियो का मन कहीं और ही था। वह अपने पुराने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था। उसके अंदर का गिल्ट उसे चैन से जीने ही नहीं दे रहा था। तब नन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपना बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन अपना आज और आने वाला कल जरूर बदल सकते हो। तुम बुरे इंसान नहीं हो एंटोनियो, अब खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। अगले दिन एंटोनियो ने कारी से पूछा, तुमने मुझे अपनी सर्जरी के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? कारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी आंखें ठीक थीं, तब भी मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाई। उनकी मौत की वजह मैं खुद हूँ। फिर क्या फर्क पड़ता है कि मेरी आंखें रहें या नहीं, जब आंखें होते हुए भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर एंटोनियो ने उसे समझाया, क्या तुम सच में अपने होने वाले पति और अपने बच्चों का चेहरा कभी नहीं देखना चाहोगी? एंटोनियो की यह बात आखिरकार कारी के दिल तक पहुंच गई और वह ऑपरेशन के लिए मान गई। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कारी की सरकारी मेडिकल सुविधा नहीं थी, इसलिए उसके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे और इतने पैसे जुटाने की जिम्मेदारी अब एंटोनियो के कंधों पर आ गई। जब दोनों घर लौटे तो एंटोनियो ने घर के गेट पर अपने पुराने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का निशान देखा। वह समझ गया कि सुकुम के लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वह तुरंत सुकुम के पास गया और झूठ बोलते हुए कहा, मैंने कारी से ब्रेकअप कर लिया है, अब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, उसे कुछ मत करना। असल में वह सिर्फ कारी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। सुकुम ने उसे कुछ एडवांस पैसे दिए और कहा, बस एक आखिरी अंडरग्राउंड मैच खेल लो। एंटोनियो मान गया। उसने वे पैसे अपने कोच को दिए और कहा कि कारी की सर्जरी होने तक वह उसके साथ रहे। बाकी पैसों का इंतजाम वह फाइट जीतने के बाद कर देगा। कोच बिल्कुल नहीं चाहता था कि एंटोनियो दोबारा गैर कानूनी दुनिया में कदम रखे, लेकिन उसकी मजबूरी देकर आखिरकार वह भी मान गया। घर लौटकर एंटोनियो ने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स और क्रिमिनल जिंदगी से जुड़ी हर याद को आग में जला दिया। आखिरकार अंडरग्राउंड फाइट का दिन आ गया। इस मुकाबले का सिर्फ एक ही नियम था, सामने वाले को तब तक मारना है जब तक वह बेहोश न हो जाए। फाइट शुरू हुई। शुरुआत में एंटोनियो पूरी तरह हावी था, लेकिन कुछ ही देर में उसके प्रतिद्वंद्वी ने पासा पलट दिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो अब हार जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने जबरदस्त कमबैक किया और पूरी ताकत लगाकर मुकाबला जीत लिया। यह जीत देकर खुद सुकुम भी हैरान रह गया। दर्शकों के बीच बैठा उसका कोच भी पूरी ताकत से उसे चीयर कर रहा था। उधर उसी समय कारी की सर्जरी सफल रही और कई सालों बाद वह फिर से देख सकती थी। तभी कोच ने एंटोनियो को फोन करके बताया, प्राइज मनी से कारी की सर्जरी का पूरा खर्च भर दिया गया है और बाकी पैसे उस विधवा महिला को दे दिए गए हैं जिसके पति की मौत के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानते थे। यह खबर सुनते ही एंटोनियो को लगा कि शायद आज उसके पुराने पापों का बोझ कुछ हल्का हो गया है। वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी पीठ में एक चाकू घोंप दिया गया। यह सब सुकुम ने किया था। एंटोनियो ने उसके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी की थी और सुकुम उसी का बदला ले रहा था। उधर अस्पताल के बाहर कारी अपनी नई आंखों से दुनिया को पहली बार देख रही थी, लेकिन जिस इंसान को सबसे पहले देखना चाहती थी वह अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा था। लेकिन एंटोनियो कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद कारी अपना घर खाली कर रही थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन होने वाला था। तभी उसे एंटोनियो के नाम से भेजा गया एक पार्सल मिला। उसने पार्सल खोलकर देखा तो उसके अंदर एक म्यूजिक बॉक्स था। जैसे ही उसने उसे चलाया, उसमें कारी का पसंदीदा गाना बजने लगा। बॉक्स के पीछे अनाथ आश्रम का पता भी लिखा हुआ था। कारी बिना देर किए उसी अनाथ आश्रम पहुंच गई। वहां नन ने उसे एंटोनियो के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि एंटोनियो खुद को हर घटना का जिम्मेदार मानता था। फिर नन ने वह सच भी बता दिया जिसे सुनकर कारी हैरान रह गई। जिस जलते हुए आदमी को देखकर उसका ध्यान भटका था, उसे आग लगाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो ही था। यह सच सुनकर कारी कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गई, लेकिन उसने एंटोनियो से नफरत नहीं की। उसने उसे पहले ही दिल से माफ कर दिया था। घर लौटकर कारी ने मिट्टी से एंटोनियो का चेहरा बनाना शुरू किया ताकि उसकी याद हमेशा उसके साथ रहे। 2 साल बाद अब कारी ने अपनी खुद की स्कल्पचर शॉप खोल ली थी। उनका प्यारा कुत्ता सकू भी अब बड़ा हो चुका था। साथ ही कारी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियर के तौर पर लोगों की मदद भी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक
एक घायल युवक से हुई। वह कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो था, लेकिन एंटोनियो पूरी तरह शांत रहा। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह कारी को जानता ही नहीं हो। हालांकि उसने पहली ही नजर में कारी को पहचान लिया था। जब कारी उसकी मसाज करने लगी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह इस इंसान को पहले से जानती हो, लेकिन बेड पर लिखा कोई दूसरा नाम देखकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एंटोनियो अब डंडे के सहारे चलने लगा था। इसी दौरान उसकी नजर एक स्कल्पचर शॉप पर पड़ी। यह वही दुकान थी जो कारी ने खोली थी। एंटोनियो धीरे धीरे अंदर गया। वहां रखी हर चीज उसकी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। ऑलिव प्लांट, म्यूजिक बॉक्स और हर छोटी बड़ी चीज उसे कारी की याद दिला रही थी। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसने वहां से एक ऑलिव प्लांट खरीदा और चुपचाप बाहर निकल गया। तभी सकू उसे पहचान गया और भौंकते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उसी दौरान रास्ते में कारी की एंटोनियो से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही एंटोनियो नीचे गिर पड़ा। कारी ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुम वही हॉस्पिटल वाले लड़के हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन एंटोनियो बिना कुछ बोले उठा और वहां से चला गया। जब कारी वापस अपनी दुकान पहुंची तो सेल्स गर्ल ने बताया अभी एक अजीब सा कस्टमर आया था। वह म्यूजिक बॉक्स को देखकर रो रहा था। बस इतना सुनते ही कारी सब समझ गई। जिस इंसान से वह अभी अभी मिली थी वह कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो ही था। वह तुरंत दुकान से बाहर भागी, लेकिन तब तक एंटोनियो वहां से जा चुका था। आखिर में हम देखते हैं कि एंटोनियो समुद्र किनारे खड़ा रो रहा होता है। उसके हाथ में वही सी ग्लास था जो कभी कारी के लिए उसने समुद्र से ढूंढ कर लाया था। तभी पीछे से कारी वहां आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसी के साथ यह खूबसूरत प्रेम कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।